Dear students, पिछले दिनों से जो टॉपिक हमने छुड़ा हुआ है, जिस टॉपिक पे हम डेलिब्रेशंस कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बात हो रही है। पिछले असबाक में हमने यूनाइटेड नेशंस का एवोल्यूशन, इसके जो ऑर्गन्स हैं एंड द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स या रिफॉर्म्स की भी कुछ बातें की थी। तो आज का टॉपिक जो हमारा है, आज हम यूएन स्ट्रक्चर और इसकी रिफॉर्म जो है और जो रिफॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस की गई हैं उनके हवाले से आज बात करेंगे। पहले साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, सिंस द इंसेप्शन ऑफ द यूएनओ in the year 1945, since then there is a growing demand for the reformation of the UNO in terms of its United Nations Security Council, which is the most decision-taking body of the United Nations, or what we can say, which is the most effective body within the United Nations organization, which makes this organization a success. तो जो वाइड स्प्रेड डिमांड्स हमारे पास आ रही है, इस बारे में दुनिया के ममालिक के अंदर हर जंग की कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ जिस एग्रीमेंट के तहत इस रिफॉर्मेशन को अमली जामा पहनाया जा सके। लेकिन साल 1992 ईस्वी में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जो डेलिब्रेशंस की गई, उसके रिफॉर्मेशन के हवाले से उसके अंदर जो रेजोल्यूशन पास किया गया, उसमें तीन चीज़ों पे फोकस किया गया। नंबर एक ये कि ये जो यूएनओ है, क्या ये कंटेम्पररी वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। नंबर सेकंड, ये जो बिग फाइव पावर्स हैं, दे आर दे सर्विंग फॉर देयर ओन इंटरेस्ट्स। नंबर थर्ड जो है, क्या पूरे दुनिया के अंदर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देयर इज देयर इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल द कॉन्टिनेंट्स, फॉर ऑल द नेशंस। तो इन तीन चीज़ों पे वहाँ पे बात की गई। तो उसके बाद एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसको कंप्लीटली एक इंक्वायरी का ऑर्डर मिला कि आप कोफी अन्नान ने इस ऑर्डर को दिया कि भाई आप ये देख लो कि कौन सा क्राइटेरिया आखिर मुकर्रर होना चाहिए जिसके ज़रिए से हम यूएन को और ज़्यादा इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। तो बहुत सारे क्राइटेरियाज पे बहस छिड़ी गई, बहुत सारे क्राइटेरियाज को मलहूज़ नज़र रखा गया, बहुत सारी रिफॉर्मेशन के हवाले से बात की गई। तो फिर आखिर एक नतीजे पे पहुँचकर जो क्राइटेरिया सामने लाया गया कि अब जो हमारे पास परमानेंट मेंबर्स हैं, इनके अलावा जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, उनका यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर होना लाजमी है। तो साथ साथ में वो नॉन परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं, उनके लिए भी क्राइटेरिया मुकर्रर किया गया, और जो वीटो पावर्स हैं, उस वीटो पावर्स की जो तादाद है, 5 बिग पावर्स को बढ़ाकर उसमें और ज़्यादा ममालिक को शामिल करने की ज़रूरत पे जोर दिया गया। तो जो क्राइटेरिया मुकर्रर किया गया, तो उसमें सबसे पहले एक ऐसा मुल्क जिसकी मिलिट्री माइट हो, जो हार्ड पावर हो, जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस हों, जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हों, जो दुनिया के अंदर ग्लोब को एक जगह से दूसरी जगह तक कवर कर सकता है, कंप्लीटली ग्लोब पे जिसकी होल्ड हो सकती है। तो ऐसे मिलिट्री पावर्स को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के हवाले से बात की गई। नंबर 2, कि अगर कोई ऐसा इकोनॉमिक पावर है जहाँ पे बढ़ती हुई इकानमी है, जो इकानमी के ज़रिए से पूरी दुनिया पे अपना दबदबा कायम कर सकता है, इन इकोनॉमिक पावर्स को भी यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में जगह दी जानी चाहिए। एक और चीज़ जिस पे बात हुई कि वह ममालिक जो यूएन बजट की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूटर्स हों, उनको भी सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिलनी चाहिए। और ऐसे कंट्रीज़ जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है, अगर वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं, और अगर दे आर डेवलपिंग कंट्रीज़, उनको भी जगह मिलनी चाहिए। और ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे ह्यूमन राइट्स का रेस्पेक्ट किया जाता हो,
उन ममालिक को भी यूनाइटेड नेशंस में जगह दी जानी चाहिए। और ऐसे ममालिक जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिटी हो, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कल्चर्स पाए जाते हों, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो कल्चरल हेजमोनी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा जगह दी जानी चाहिए। बट इट शुड बी बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल as well as the economical and the cultural aspects of the nation. However, these suggestions, some of these suggestions were valid suggestions, and some suggestions were also negated by the international community, that अगर किसी मुल्क को जो अंडरडेवलप्ड है, जिसकी पहुंच जिसका से वर्ल्ड अफेयर्स में इतना ज़्यादा नहीं है, हाउएवर तो उन ममालिक को अगर जगह दी जाए, इनका रोल जब ये सिक्योरिटी काउंसिल में आ जाए तो इन इफेक्टिव वॉइस बन सकती है। लाइकवाइज अब अगर कुछ लोगों ने वीटो पावर्स को अबॉलिश करने की भी बात की कि वीटो पावर को अबॉलिश किया जाए ताकि दुनिया के अंदर जितने भी ममालिक हैं हर एक मुल्क को रिप्रेजेंट करने का पूरा हक हासिल हो सके। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने इस चीज़ की नेगेशन की, तो ये सारी चीज़ें एक साथ कायम न हो सकी। तो दूसरी बात जो सजेशन सामने आई, उसमें जो बिग पावर्स को, जो बिग 5 वीटो पावर्स जो है, इनको एबॉलिश करने की बात की गई, क्योंकि कहा गया कि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इनको 2 साल के लिए चुना जाता है, तो इमीडिएटली आफ्टर देयर कंप्लीशन ऑफ देयर टर्म फॉर द 2 years इमीडिएटली इनको री इलेक्ट नहीं किया जाता है। तो इस बारे में भी बहस छड़ी गई, और ये भी कहा गया कि ये जो पूरी दुनिया को यहाँ पे कम्प्लीटली रिप्रेजेंटेशन करने का मौका हासिल नहीं होता है। यहाँ पे अगर हम वीटो की बात करें तो वीटो पे सीधे ही कि ऐसा सवाल खड़ा होता है कि वीटो पावर जो 5 ममालिक के पास होता है, 5 ममालिक जैसे जिसमें हमारा चाइना, जिसमें हमारा बरतानिया, जिसमें हमारा फ्रांस, जिसमें हमारा रशिया, या जिसमें हमारा यूएसए है, इन 5 ममालिक के पास जो वीटो पावर है, तो वीटो पावर में अगर किसी जब वो वोटिंग का टाइम आ जाता है, जब किसी बात पे बहस छड़ी जाती है, जब किसी इशू को रिजॉल्व करने की बात आ जाती है, जब किसी एग्रेसर डब करने की बात आ जाती है, तो अब अगर वहाँ पे 4 वीटो पावर्स भी एक साथ में चले जाए, अगर 10 के 10 नॉन परमानेंट मेंबर भी एक तरफ चले जाए, तो जो एक ही मुल्क जो अपना वीटो वहाँ पे इस्तेमाल करता है, इस वजह से वो कंप्लीटली वो जो डिसीजन होता है सिट स्टैंड रह जाता है और वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पे ये बात भी छेड़ी गई कि किस तरीके से अब इस दायराकार को और आगे बढ़ाया जा सके। तो आप जानते हैं कि जैसे कि सितंबर 2005 में जो मीटिंग की गई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, जिसके अंदर दुनिया के तमाम हेड्स मौजूद थे, तो उन्होंने जो डेलीगेशन वहाँ पे की, तो उसके अंदर उन्होंने जो एग्री किया कि अब यूएन को ज़्यादा से ज़्यादा इसका को कैसे फाल बनाया जाए, इसकी जुरिडिक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, और इसकी जुरिडिक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा वसी किया जाए, और इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ फैसले लिए गए, जिसके अंदर यह फैसला लिया गया अब यूएन जो है इट विल क्रिएट ए पीस बिल्डिंग कमीशन, कि एक पीस बिल्डिंग कमीशन बनाया जाए जो पूरी दुनिया के अंदर जो पीस एंड सिक्योरिटी का मामला है उसको कैसे कायम किया जाए और उसको कैसे बनाया रखा जाए, तो उस पर बात हो गई। तो दूसरा ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, जो लोग जहाँ पे एट्रोसिटी गवर्नमेंट्स हैं, उन लोगों पे जब एट्रोसिटी गवर्नमेंट्स हैं, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को उन ममालिक के अंदर मदाखलत करनी चाहिए, उन ऐसे गवर्नमेंट को हटाना चाहिए जो गवर्नमेंट्स अपने लोगों को सताती हैं। तो नंबर 3 अब यहाँ पे इस बात के लिए भी जो बहस छड़ी गई, या जिस जुरिडिक्शन को बढ़ाने के हवाले से जो बात की गई कि वो ममालिक जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है, उन ममालिक को ज़्यादा से ज़्यादा मौका फराहम किया जाए, ताकि वो ममालिक जो हैं अपने मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन क्रिएट करें, विच इज़ ऑपरेशनल सिंस 2006। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक और बात भी कही गई क्या यूएन को ये जो हेड्स हैं, तमाम हेड्स को एक एग्रीमेंट साइन करना चाहिए जिसमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को अचीव किया जाना चाहिए। तो इसके अलावा जो टेररिज्म है, टेररिज्म के हवाले से बात की गई दैट इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड कंडेम
all forms of the terrorism. جو ٹیررزم ہے اس کے جتنے بھی فارمز اینڈ مینیفیسٹیشنز ہیں ان تمام کو کنڈیمن کرنا چاہیے. لائک وائز جو اس جوریڈکشن کو بڑھانے کے لیے کہ ایک ایسا فنڈ کریٹ کیا جائے جس سے ڈیموکریسی کو زیادہ سے زیادہ تقویت ملے گی. پورے دنیا کے اندر جو ڈیموکریسی ہے ڈیموکریسی زیادہ پنپے اور ڈیموکریسی ہر ایک جگہ پہ موجود وجود میں آ جائے. اس کے علاوہ اس بات پہ بھی ایگریمنٹ کیا گیا کہ یہ جو یونائٹڈ نیشن ٹرسٹیشپ کونسل ہے اٹ ہیز لاسٹ اٹس ایفیکیسی ناؤ. اب اس کو نہیں رہنا چاہیے. ناؤ دیز کنٹریز آر developed countries and they are in the stage of they are in the developing stage, so this trusteeship council should be abolished now. All these things جو یہاں پہ کی گئی تو یہاں پہ ان تمام باتوں پہ جو بحث کی گئی تو ان تمام باتوں پہ بحث کرنے کے بعد اب یو این کا جو جوریڈکشن ہے ان باتوں تک سہم رہا. لیکن یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلو کہ یہ جو کچھ لوگ اس میں جوریڈکشن میں آج بھی نگیٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو پیس بلڈنگ کمیشن بنایا جائے کیا ان کو دنیا کے ہر ایک ممالک کے اندر جو چھوٹے سے چھوٹے جو ریجنل کنفلکٹس ہیں جو ایتھنک کنفلکٹس ہیں کیا ان میں حصہ لینا چاہیے. یا لائک وائز کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو ان ممالک میں جہاں پہ اٹراسٹی گورنمنٹس ہیں جہاں پہ ڈکٹیٹرشپس ہیں کیا ہر ایک ملک میں جا کر یو این او کو مداخلت کرنی چاہیے. یا کیا جو ٹیررزم کی بات جو یہاں پہ کی گئی کیا ٹیررزم کس آرگنائزیشن کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا جائے. یا ملینیم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو بات کی گئی کیا اس کے لیے کوئی فہرست تیار ہے کہ ملینیم ڈیولپمنٹ میں ہم نے کون سی باتیں آخر کرنی ہیں. کہ ہمارے پاس ملینیم ڈیولپمنٹ کے لیے کون سا لسٹ ابھی تیار ہے جس لسٹ پہ ہم آگے جا کے کام کرنا ہے. اور دس از آل اباؤٹ ٹوڈیز ویڈیو. ان ٹماروز ویڈیو وی شل انشاءاللہ ڈسکس دی اسپیشل ایجنسیز آف دی یو این او. انشاءاللہ کل ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے. تھینک یو. ہیو اے نائس ڈے.